औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदोजहद पाकिस्तान के हवाले से, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के हवाले से एक अहम मौजू जिसको ज़ेर बहस लाया जाता है वो पाकिस्तान की तख्लीक के जो नज़रियात हैं या उस हवाले से जो प्रपोज़ल्स हैं उनकी बात की जाती है। अमूमी तौर पर हमें ये बताया जाता है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो पहले मुसलमान मुफक्किर और पॉलिटिकल लीडर हैं हिंदुस्तान की तारीख़ में जिन्होंने पाकिस्तान की या मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हवाले से नज़रिया पेश किया, इसीलिए हम उनको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का जो नज़रिया है वो पाकिस्तान के हवाले से या मुसलमानों के हिंदुस्तान में अलहदा मुमलिकत के हवाले से नज़रिया बड़ा वैलिड और ठोस है, और वो जिस प्लेटफॉर्म से पेश किया गया वो बुनियादी तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म था, इसलिए इस नज़रिए को बड़ी पजीराई मिली। लेकिन इससे पहले भी कुछ तजावीज़ पेश की गई मुख्तलिफ मुसलमान और गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की तरफ से और पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हिंदुस्तान में कि मुसलमानों और हिंदुओं के जो मसाइल हैं हिंदुस्तान में उनका वहद हल जो है वो सेपरेशन है, वो पार्टीशन है, वो डिवीजन ऑफ इंडिया है। सो आज का हमारा मौजू वही प्रपोजल्स हैं जो अल्लामा इकबाल से पहले और अल्लामा इकबाल के बाद और भी बहुत सारे लीडरशिप जो है उन्होंने पेश की। तो ये चूँकि एक अहम मौजू है, इस हवाले से मैं इसका थोड़ा सा तफसीली खाका आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और इस हवाले से अमूमी तौर पर जो PCS और CSS के पेपर्स होते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर, उनमें ज़रूर सवाल इस हवाले से पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से और हिंदू मुस्लिम जो तज़ादात हैं उन और मसाइल जो हैं उनका सिर्फ हल जो पार्टीशन तजवीज़ किया गया वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, उनका तज़किरा जो है वो आज हम करेंगे। सबसे पहले जिस इम्पॉर्टेंट शख्सियत का मैं नाम लूँगा वो सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी हैं। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे। ग़ालिबन आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर 1879 में सबसे पहले हिंदुस्तान की तकसीम की तजवीज़ पेश की। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की तजवीज़ ये थी कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़े मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों पर मुश्तमिल एक आज़ाद इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। ये तज़किरा जो है ये के अज़ीज़ ने अपनी किताब जो चौधरी रहमत अली की सवान हयात के हवाले से उन्होंने लिखी, रहमत अली आ बायोग्राफ़ी के नाम से, उसमें उन्होंने ये जो जमालुद्दीन अफ़गानी का जो तसव्वुर है और जो तजवीज़ है वो पेश की। इसके बाद एक और अहम नाम वो है खैरी बिरादरान का, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खैरी और प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खैरी। इन्होंने दोनों भाइयों ने अक्टूबर 1917 में स्टॉकहोम में जो स्वीडन का शहर है वहाँ पे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम की तजवीज़ जो है वो पेश की, और इनकी तजवीज़ भी कमोबेश उसी से मिलती जुलती तजवीज़ थी, लेकिन ये थोड़ी एम्बिगुअस थी क्योंकि इसमें ये बात वाज़े नहीं की गई थी कि हिंदुस्तान के कौन से मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं उनको जोड़ के एक मुस्लिम रियासत बनाई जाए या सारे की मुख्तलिफ एरियाज़ में, चूँकि मुस्लिम अक्सरियत में तो मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो तख्लीक की जाएँ या बनाई जाएँ। उसके बाद सैयद मोहम्मद कादिर बिलगिरामी, मोहम्मद अब्दुल कादिर बिलगिरामी, मार्च अप्रैल 1920 में बदायूं के रिसाला ज़ुल्करनैन में मोहम्मद अब्दुल कादिर बिलगिरामी का गांधी के नाम एक खुला ख़त शाया हुआ, जिसमें उन्होंने तकसीम हिंद का जो खाका पेश किया वो उस खाके से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था जिस पर 1947 में तकसीम अमल में आई। मोहम्मद अब्दुल कादिर बिलगिरामी के बाद एक और हिंदू पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका नाम भाई परमानंद है। इन्होंने अपनी जो खुद नविश्त लिखी, जो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, उस ऑटोबायोग्राफ़ी में इन्होंने ये ऑटोबायोग्राफ़ी इनकी 1922 में शाये हुई। इसमें इन्होंने लिखा है कि मेरे ज़हन में
1913 से 1913 से ये मुसलसल ख्याल आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम मसले को हल करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम एरियाज़ को इस तरह एक दूसरे से अलग कर दिया जाए कि वो अलहदा अलहदा मुल्क बन सकें। उसके बाद एक और मुसलमान लीडर हैं सरदार गुल मोहम्मद खान। सरदार गुल मोहम्मद खान ने 1923 में डेरा इस्माइल खान के मकाम पर फ्रंटियर इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान देते हुए ये तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए, और इन्होंने जो मुसलमानों के लिए इलाका तजवीज़ किया वो पेशावर से लेके आगरा तक का इलाका था। यानी इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको पेशावर से लेके आगरा तक का एरिया इनको दे दिया जाए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो उनको हिंदुओं को दे दिया जाए। उसके बाद एक और अहम नाम जो है वो मोहम्मद अली जौहर हैं। इन्होंने 1924 में अलीगढ़ में तकरीर करते हुए फरमाया था कि अगर हिंदू मुस्लिम मसले का कोई हल तलाश ना किया गया तो हिंदुस्तान हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में तकसीम हो जाएगा। यानी इन्होंने भी इजहार किया कि अगर ये जो मसाइल और जो नफ़रत हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फैल रही है और जिसको बड़े वसी पैमाने पर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ उनका इशारा था, तो अगर ये इस तरह की सूरत हाल बरकरार रही तो फिर यकीनन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो मुस्लिम इंडिया जो है उसकी बात करें। सो उन्होंने कहा कि अगर मसाइल का हल तलाश करना है तो फिर तो ठीक है, अगर हिंदू मुस्लिम मसले का कोई हल तलाश नहीं हुआ तो फिर यकीनन हिंदुस्तान जो है वो हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जनाब लाला लाजपत राय बड़ा मारूफ कांग्रेसी लीडर हैं। इन्होंने भी हिंदुस्तान की तजवीज़ के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। लाला लाजपत राय ने CR दास को 1923 में एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने जेल में 1 साल तक कुरान करीम का मुताला किया है, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे यानी मालूम हुआ है या मैं इस अंजाम तक पहुंचा हूं कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। इस बिना पर उन्होंने 1924 में कहा कि जी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जिसको उस वक्त NWFP कहा जाता था और मशरकी बंगाल को अलहदा करके मुसलमानों को दे दिया जाए। उसके बाद सर आगा खान सोएम 1928 में 1928 में सर आगा खान ने लंदन टाइम्स में 2 मुकाले लिखे। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार करते हुए ये कहा, क्योंकि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश हुई और फिर इसके जवाब में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए। तो उन्होंने सर आगा खान ने भी दूसरे मुसलमान लीडरशिप की तरह नेहरू रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान में वफाकी तर्ज हुकूमत कभी भी काबिल अमल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। इनमें से एक हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान, एक और हिस्सा मौजूदा बांग्लादेश से तकरीबन मुशाबहत रखता था, और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, उनको हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाए। सो ये तजवीज़ उनकी थी। सर आगा खान के बाद एक और मारूफ नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ हैं। इनकी जो डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ की जो तजवीज़ है वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव है और उसके हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत जो है ज़्यादा करूँगा। डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1938-39 में 3 किताबें जिनके नाम थे हिंदुस्तान का तहजीबी मुस्तकबिल, हिंदुस्तान के तहजीबी हलकों का एक वफाक और हिंदुस्तान में मुस्लिम मसला, यानी अगर इनके अंग्रेजी नाम चूंकि इंग्लिश में थी ये बुक्स, द कल्चरल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अ फेडरेशन ऑफ कल्चरल जोन्स ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये उनकी बुक का टाइटल पेज है, जो द मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया, और इसी में इन्होंने चूँकि ये तजवीज़ पेश की तो इसलिए मैंने इस बुक का जो टाइटल पेज है वो आपकी खिदमत में आपको पेश किया है।
उन्होंने ये 3 किताबें लिखी, और ये जो आखिरी किताब है द मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया, इसमें उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान को 4 मुस्लिम और 11 हिंदू हलकों में यानी जोन्स में तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये रियासतों को अपने तहजीबी और तबई हालात की मुनासबत से अपनी पसंद के किसी जोन से इल्हाक करने की इजाज़त दी जाए। मुसलमानों के 4 जोन जो उन्होंने तजवीज़ किए वो कुछ इस तरह से थे। नंबर 1, शुमाल मगरबी जोन, इसमें पंजाब, NWFP जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिंध, बलूचिस्तान के अलावा खैरपुर और बहावलपुर की रियासतें थीं। आप यूं समझ लें कि गिलगित बल्तिस्तान और ऊपर का जो एरिया है उसको निकाल के बाकी मौजूदा जो पाकिस्तान है इसकी ही बात कर रहे हैं वो। बाकी पंजाब जो है, पंजाब भी चूंकि तकसीम हो गया तो पंजाब का भी वो हिस्सा भी उन्होंने इसमें शामिल किया जो आज इंडिया के पास है। दूसरा जोन उन्होंने कहा जी कि ये शुमाल मशरकी जोन है और इसमें बंगाल और आसाम के जो प्रोविंसेस हैं वो इसका हिस्सा होंगे। तीसरा जो मुस्लिम जोन है वो यूपी और बिहार के मुसलमानों के लिए उन्होंने तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के मुसलमानों के लिए पटियाला की सरहद से रामपुर समेत लखनऊ तक का इलाका जो है वो तजवीज़ किया। और जो दक्कन जोन है, दक्कन जोन बरतानवी हिंद के कुछ इजला को मिलाकर इसमें रियासत हैदराबाद का कुछ इलाका शामिल करके तजवीज़ किया गया। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ की स्कीम में हर जोन को एक अलहदा मुमलिकत की हैसियत हासिल थी। उन्होंने कहा कि तमाम जोन मिलकर एक वफाक कायम करेंगे और वफाकी हुकूमत को बहुत ही महदूद इख्तियारात हासिल होंगे और इस हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 होगी। यानी ये गोया मुसलमानों को विद इन द फेडरल सेटअप उनको उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम स्टेट्स का जिक्र नहीं है। विद इन द फेडरेशन मुसलमानों के राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात हुई। उसके बाद जनाब एक अहम तजवीज़ जो है वो मियाँ किफ़ायत अली की तरफ से आई। मियाँ किफ़ायत अली 1939 में मियाँ किफ़ायत अली ने अपनी किताब कन्फेडरेसी ऑफ इंडिया उसमें यह तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान को कई फेडरेशनों यानी वफाकी हुकूमतों में तकसीम करके इन तमाम वफाकी हुकूमतों को एक कन्फेडरेशन या नीम वफाक में जो है वो मुंसलिक कर दिया जाए। मियाँ किफ़ायत अली का ख्याल था कि चूंकि बाज़ फेडरेशन एक दूसरे से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात के ख़्वाह होंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि उन्हें बाहमी राब्ते के लिए कॉरिडोर्स जो हैं वो भी फराहम किए जाएँ, राहदारियाँ भी फराहम की जाएँ। मुसन्निफ कहता है कि अगर किसी वजह से ये स्कीम हिंदुओं और अंग्रेज़ों के लिए काबिल कबूल ना हो तो हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी यानी उन इलाकों में जहाँ आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कायम है, इलाकों को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। मियाँ किफ़ायत अली ने यह किताब एक पंजाबी के कलमी नाम से शाया की, इसलिए इस स्कीम को एक पंजाबी की स्कीम भी कहा जाता है। एक और मारूफ नाम वो सर अब्दुल्ला हारून का है। सर अब्दुल्ला हारून एक मुस्लिम लीगी लीडर थे। उन्होंने भी 1938 में डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ की जो किताब है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, हिंदुस्तान में मुस्लिम मसला द मुस्लिम प्रॉब्लम इन इंडिया, उन्होंने भी इसका जो पेश लफ्ज़ लिखा जिसमें उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हिंदुस्तान को 2 अलहदा फेडरेशनों में तकसीम कर दिया जाए। एक फेडरेशन दोनों बड़े फरीकों में से एक की बालादस्ती की मजहर हो। मुस्लिम फेडरेशन में हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और कश्मीर, शुमाल मगरबी सूबे और कश्मीर शामिल हो। इस स्कीम में बंगाल और असम का कोई तज़किरा नहीं था। एक स्कीम जो है वो अलीगढ़ स्कीम के नाम से मारूफ है और ये अलीगढ़ के प्रोफेसर्स की स्कीम है। 1935 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के 2 प्रोफेसरों डॉक्टर सैयद ज़फ़रुल हसन और डॉक्टर अफजाल हुसैन कादरी ने लिखा कि हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं, 2 कौमें आबाद हैं और हर कौम की ये ख्वाहिश है कि इसका अपना कौमी वतन हो। इस इंतहाई जायज़ ख्वाहिश के पूरा करने की सूरत ये हो सकती है कि हिंदुस्तान को 3 खुद मुख्तार मुमलिकतों में रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। एक रियासत पंजाब NWFP यानी शुमाल मशरकी सरहदी सूबा जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल हो जिसमें कल्लात, कश्मीर, बहावलपुर, खैरपुर, पटियाला, जिंद, नाब, कपूरथला, फरीदकोट और कश्मीर की और शिमला की रियासतें शामिल हों। इसे पाकिस्तान का नाम दिया जाए। मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, यानी एक पहली मुमलिकत जो उन्होंने तजवीज़ की उसमें जो इलाके उन्होंने शामिल किए उनमें पंजाब था, NWFP था, सिंध था, बलूचिस्तान था और इसके अलावा इसमें कल्लात,
कश्मीर, बहावलपुर, खैरपुर, पटियाला, जैंत, नाब, कपूरथला, फरीदकोट और शिमला की रियासतें शामिल थीं। आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह से होती थी। एक प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर थे, जहाँ पे गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स जो हैं वो काम करते थे और वो कंट्रोल करते थे। और एक वो एरियाज थे जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और उनको हम प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतें कहते हैं, जहाँ पे राजे महाराजे, जो हिंदुस्तानी राजे महाराजे थे वो हुक्मरान थे। उनका दिफा और उनका जो खारजा अमूर के मामलात हैं वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती थी, लेकिन इंटरनली दे वर इंडिपेंडेंट और वो अपने अवाम के साथ उनका जो ताल्लुक था वो एक रूलर की हैसियत से था। तो उनको प्रोटेक्शन थी उस एग्रीमेंट के ज़रिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ किए हुए थे। और ये कोई एग्रीमेंट हर रियासत के साथ एक जैसा एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि हर रियासत के साथ जो शराइत थी और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो नहीं कहना चाहिए, जो उस पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यूँ कह सकते, उस पर जो इख्तलाफ था, यानी अगर जो एक रियासत कश्मीर है उसके साथ उसके हिंदुस्तान के जो फेडरेशन है, हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके ताल्लुकात और तरह की होंगे और दूसरी, लेकिन जिनमें सब में कॉमन जो चीज़ है वो ये थी कि इनकी तमाम की जितनी भी रियासतें थी 562 थी, कुछ जगहों पे लिखा है और कुछ में 632 भी लिखा है, तो ये तजाद भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बहरहाल जितनी भी रियासतें थीं, हम 562 को ही अगर दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो जितनी भी रियासतें थीं, इन तमाम रियासतों के साथ जो उनके मुहदे थे वो एक जैसे नहीं थे। दूसरी मुमलिकत में उन्होंने होड़ा, मदनापुर, दार्जिलिंग, ये इजला जो हैं, इसके अलावा पूरा बंगाल उसको शामिल किया। बिहार के अलावा ज़िला पोरीना और आसाम के सब डिवीजन सिलहट को भी बंगाल के साथ शामिल कर दिया, ये तजवीज़ थी। और बाकी सारा हिंदुस्तान तीसरी मुमलिकत होगा, यानी यही आप जो कमोबेश बांग्लादेश और जो पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान है ये, लेकिन इसमें कुछ जो स्टेट्स की बात उन्होंने की वो तो अब शामिल नहीं है, लेकिन कुछ शामिल हैं, जैसे कल्लात है, जैसे बहावलपुर है, खैरपुर है, ये रियासतें तो अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और शुमाली या जो शुमाली इलाका जाते हैं ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पटियाला, जैन, नाब, कपूरथला, फरीदकोट और शिमला, ये रियासतें जो हैं ये मशरकी पंजाब जो है उसमें चली गई, यानी हिंदुस्तानी पंजाब में चली गई, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने कहा वो कमोबेश आज जो बांग्लादेश है उसमें उसके जो कुछ इजला हैं, यानी होड़ा, मदनापुर और दार्जिलिंग के इजला ये, और इसके अलावा पूरा बंगाल जो है उनको शामिल किया। बिहार के ज़िला पोरीना और असम के सब डिवीजन सिलट को भी, सिलट तो अब भी हिस्सा है उसका, बांग्लादेश का हिस्सा है, तो उसको भी बंगाल में शामिल किया गया। और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो तीसरी रियासत हो, और वो रियासत जो है वो हिंदुओं की रियासत होगी। इसके अलावा एक और बड़ा अहम नाम सर सिकंदर हयात खान का है। सर सिकंदर हयात खान जो है इनका ताल्लुक पंजाब से था और इन्होंने भी एक तजवीज़ पेश की। ये पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। इन्होंने जुलाई 1939 में एक पम्फलेट शाया किया जिसका उन्वान था इंडियन फेडरेशन की एक स्कीम का खाका, यानी आउटलाइन ऑफ अ स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, आउटलाइन ऑफ अ स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के 7 मुख्तलिफ जोन बनाए या बनाने की तजवीज़ पेश की। इस स्कीम को जोनल स्कीम भी कहा जाता है, यानी चूँकि वो 7 जोन्स पर मुश्तमिल थी तो इसलिए इसको जोनल स्कीम भी जो है वो आमतौर पर कहा जाता है। अब इनके जो तजवीज़ करदा जोन थे उनकी तफसील में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। पहला जोन बंगाल, आसाम, बंगाली रियासतें और सिक्किम था, यानी बंगाल, आसाम, बंगाल के साथ जो अटैच्ड रियासतें थीं, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, और इसके अलावा सिक्किम, ये इसका हिस्सा थे, पहली रियासत, पहला जोन जो है सारी। दूसरा जोन जो है उसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल के 2 अजला उसका हिस्सा थे। तीसरा जोन यूपी और यूपी की रियासतें, यानी उत्तर प्रदेश और उसके साथ जो मुंसलिक उत्तर प्रदेश के साथ जो रियासतें थीं वो उसका हिस्सा थी। इसके बाद जनाब चौथा जोन था मद्रास और मद्रास की रियासतें, ट्रावनकोर और करग। 5वां जोन बम्बई और हैदराबाद, और इसके साथ मगरबी हिंद, बम्बई, सीपी और मैसूर की तमाम जो रियासतें हैं वो 5वें जोन का हिस्सा थी। छठा जोन राजपूताना की रियासतें, ग्वालियर की रियासतें, वस्ती हिंद की रियासतें, बिहार और उड़ीसा की रियासतें, सीपी और बरार।
ये यानी सेंट्रल प्रोविंसेस जो हैं वो और बरार का एरिया जो है वो इस छठे जोन का हिस्सा था। और सातवां जोन उसमें पंजाब, सिंध, केपी यानी NWFP, कश्मीर, पंजाब की रियासतें, बलूचिस्तान, बीकानेर, जैसलमेर, ये इस सातवें जोन का हिस्सा थी। जोनल स्कीम में कहा गया कि हर जोन की एक कानून साज असेंबली होगी और तमाम जोनल असेंबलियां मिलकर सेंट्रल फेडरल असेंबली की तश्कील करेंगी, जिसके कम अज कम 1/3 अरकान मुसलमान होंगे। वफाकी इंतजामिया एक गवर्नर जनरल और वज़रा की कौंसल पर मुश्तमिल होगी। वज़रा की कौंसल में कम अज कम 1/3 वजीर मुसलमान होंगे। वफाकी हुकूमत को सिर्फ दिफा, अमूर खारजा, मवासलात, कस्टम और करेंसी के बारे में इख्तियारात दिए जाएंगे। अब एक और मारूफ जो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की नाम भी तजवीज़ किया, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली की स्कीम क्या है? चौधरी रहमत अली ने मार्च 1915 में, जब वो इस्लामिया कॉलेज के तालिब इल्म थे, बज़्म शिबली के एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान का शुमाली हिस्सा मुस्लिम अक्सरियत पर मबनी है और इसे हम मुसलमान ही कहेंगे। हम इसे एक आज़ाद मुस्लिम रियासत बनाएंगे, लेकिन ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि हम मुत्तहिदा कौमियत को खैरबाद कह दें, यानी जो कलेक्टिव हमारी जो नेशनैलिटी है, यानी इंडियन नेशनैलिटी, जो इंडियन नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम खैरबाद कह दें, इसको छोड़ दें और मुल्की तौर पर हिंदुस्तान से कता ताल्लुक़ कर लें। जितनी जल्द ये मुमकिन हो जाए, मुल्क और मजहब दोनों के लिए बेहतर होगा। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के ज़माने में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे। सबको पता है, वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों से मिले और पाकिस्तान की स्कीम उनके सामने पेश की। उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान की तशरीह करते हुए कहा कि ये लफ्ज़ मुजव्ज़ा जो तजवीज़ करदा मुमलिकत है, उसमें शामिल होने वाले सूबों के नामों के अल्फाज से मुरक्कब है। पाकिस्तान की पे पंजाब से, अलिफ अफगानिया यानी खैबर पख्तूनख्वा या NWFP से, कौफ कश्मीर से, सीन सिंध से और तान बलूचिस्तान से लिया गया। जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली और इनके 3 साथियों मोहम्मद असलम खान खटक, इनायतुल्लाह खान और शेख मोहम्मद सादिक ने मिलकर एक पंफलेट नो और नेवर, अब या कभी नहीं, तहरीर किया और तकसीम हिंद की जो स्कीम है वो तफसील के साथ उस पंफलेट में पेश की। उन्होंने अपनी तकसीम की तजवीज़ में तौसी भी की। हैदराबाद, दक्कन और मैसूर के इलाकों पर मुश्तमिल एक मुस्लिम वहदत के लिए उन्होंने उस्मानिस्तान और बंगाल और असम के लिए बांगे इस्लाम का नाम तजवीज़ किया। उसके बाद जनाब सबसे आखिर में जो मारूफ नाम है वो है जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। दिसंबर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए तकसीम हिंद की तजवीज़ पेश की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमानों का ये मुतालबा कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम हिंदुस्तान कायम किया जाए बिल्कुल हक बजाने में। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक ही रियासत बना दिया जाए। इसे सल्तनत बरतानिया के अंदर रहते हुए या इससे बाहर रहकर खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने की इजाज़त दी जाए या कायम करने का मौका दिया जाए। शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम मुसलमानों या कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाके के मुसलमानों का जो नविश्ता तकदीर, उन्होंने कहा कि बन चुका है। सो इकबाल की ये तजवीज़ चूँकि बड़ी कम्प्रीहेंसिव थी और फिर एक पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म, उसको वो प्रिजाइड भी कर रहे थे और उस प्लेटफॉर्म से आपने पेश किया, तो इसलिए ये खाका चूँकि एक इंतहाई कम्प्रीहेंसिव था और इससे पहले जितने भी खाके आए उनमें एम्बिग्विटीज़ थी, उनमें कोई सही तसलसल नहीं था। तो इसलिए इकबाल की जो तजवीज़ है ये चूँकि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आई, तो इसलिए इस तजवीज़ को बहुत सराहा गया और बाद में फिर पाकिस्तान जो है वो इसी तजवीज़ की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आया। इसके बाद जनाब सैयद अब्बुल आला मौदूदी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1938 में मौलाना सैयद अब्बुल आला मौदूदी ने अपने रिसाले तर्जमानुल कुरान में तकसीम हिंद की 3 मुतबादिल तजावीज़ जो हैं वो पेश की। अब इन तजावीज़ को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहली तजवीज़ मौदूदी साहब की क्या थी?
उन्होंने कहा कि यह तस्लीम कर लिया जाए कि हिंदुस्तान एक कौम का मुल्क नहीं बल्कि कौमों का वफाक है, और इसी बुनियाद पर यहाँ एक बैन अल-अक़वामी वफाकी हुकूमत कायम की जाए जिसमें तमाम कौमों की हैसियत एक जैसी हो, यकसा हो, हर कौम को इक़्तिदार आला यानी सॉवरेनिटी हासिल हो, हर कौम का अपना इंतज़ामी, अदालती और कौमी ढांचा हो, रियासतों की तकसीम तहजीबी बुनियादों पर हो। दूसरी तजवीज़, मुख्तलिफ कौमों के लिए अलग अलग हदूद अर्जी मुकर्रर किए जाए, यानी ज़मीन का तयन किया जाए, इलाके का तयन किया जाए जहाँ वो अपनी जमहूरी रियासतें कायम कर सकें। उन्होंने लिखा कि मेरे एक दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया है, उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान की तहजीबी हलकों का एक वफाक पर जो मुकाला हैदराबाद दक्कन से शाया किया, वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ कौमों के दरमियान अर्जी हदों की तकसीम का बेहतरीन नक्शा है। ये एक ऐसा मुनसिफाना हल है, ये एक ऐसी मुनसिफाना तकसीम है जिसकी रूह से मशरकी बंगाल, हैदराबाद, भोपाल, जादरा, टॉनिक और अजमेर, दिल्ली, दारोहा, शुमाल मगरबी पंजाब और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा यानी NWFP और बलूचिस्तान के 4 हल्के मुसलमानों के मखसूस हो जाते हैं। इस तरह यह मुमकिन है कि 25 साल की मुद्दत में हिंदुस्तान के दूसरे 7 हिंदू हल्कों से हिजरत करके मुसलमान इन हल्कों के अंदर सिमट जाएं और इन हल्कों के हिंदू करीब के हिंदू हल्कों में चले जाएं। तीसरी तजवीज़, अगर ये दोनों तजावीज़ मौलाना मौदूदी ने कहा कि काबिल कबूल ना हों, तो फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मुसलमानों की कौमी रियासतें अलग बनाई जाएं जो अपना एक वफाक कायम कर लें, दूसरी तरफ हिंदुओं की कौमी रियासतें अपना एक वफाक बना लें, फिर ये दोनों वफाक अगर चाहें तो बाज़ मामलात में ताउन के लिए एक नीम वफाक या कन्फेडरेशन कायम कर लें। मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी की ये तजावीज़ कुल्लियतन उनकी अपनी तख्लीक नहीं थी, यानी उन्होंने खुद पेश नहीं की। उन्होंने उन्हें मुरतब करते हुए उस वक्त के सामने आने वाले तमाम जो आइडियाज़ थे और जो तमाम तजावीज़ थी उनको अपने पेश नज़र रखा। ताहम एक ख़ास बात और एक ख़ास वजह इन तजावीज़ की अहमियत की है कि मुत्तहिदा कौमियत के हामी मुसलमानों का अब तक जुदागाना मुमलिकत के मुतालबे पर एक अहम एतराज़ ये था कि इस मुमलिकत के क़याम के नतीजे में वो करोड़ों मुसलमान जो हिंदू अक्सरियत के सूबों में अक़लियत की हैसियत से रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए हिंदू अक्सरियत के ग़ुलाम बन जाएंगे। अगर मौलाना की तजवीज़ को मानकर तबादला आबादी के अमल को 25 साल के अरसे पर फैला लिया जाता तो ये मसला हल हो सकता था, और ये जो पार्टीशन के मौके पर जितने वो फसादात हुए और जो इंसानी आबादी का इंतकाल हुआ और जो कत्लेआम किया गया, वो शायद उससे बचा जा सकता था। और इस सूरत में लाखों मुसलमानों को जान, माल और इज़्ज़त आबरू के वो जो नुकसानात उठाने पड़े, उनसे बचाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इन तजावीज़ को ना अंग्रेज़ हुक्मरानों ने तस्लीम किया और ना ही मुस्लिम लीग ने और ना ही कांग्रेस ने। सो ये तकरीबन तमाम वो तजावीज़ हैं जो मुख्तलिफ लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो सियासी मुफक्किरीन हैं हिंदुस्तान में, चाहे उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, वो मुसलमान हैं, या उनका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है, उन्होंने ये तजावीज़ पेश की और इनका एक इजमाली खाका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और इन्हीं तजावीज़ के में से एक अहम तजवीज़ जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए भी उसने वो जो ख्वाब दिखाया पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नई मुमलिकत का, एक मुस्लिम हिंदुस्तान का, जिसको बाद में पाकिस्तान का नाम दिया गया, और उस हवाले से जो पहला फिर वैलिड स्टेप उठाया गया वो 23 मार्च 1940 को है। उसको करारदाद पाकिस्तान पास हुई। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में होगा, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी आखिर में आप सबसे, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि ये चैनल ख़ुसूसी तौर पर मैंने अपने तलबा के लिए और आम जो ऑडियंस है उसके लिए जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए बनाया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो बने इसके, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को तालीमी लिहाज से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है उसका, और पाकिस्तान की आगे आने वाले जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जो 1947 से पहले और बाद में जितने भी वाक़यात हैं उनका हम जो एनालिसिस है वो पेश कर सकें। सो
इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारा मवाद मौजूद है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।